Hello and welcome as we advance our discussion on production and operation management to layout. Now in last lecture we talked about facility location. What should be the factors that should be considered while locating your facility, अपना फैक्ट्री जो है प्लांट जो है उसको कहाँ पे लगाया जाए. Then we talked about various methods of locating our facility. What should be the important considerations, what should be the calculations that go into the process. तो अब तक हमने बात की कि प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है एंड जो फैसिलिटी लोकेशन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो क्या हैं एंड हाउ डू दे प्ले. टुडे वी एडवांस आवर डिस्कशन टू लेआउट. द थिंग इज दैट वंस यू हैव बॉट योर प्लेस, वंस यू हैव परचेज द लैंड, नाउ वी नीड टू प्रिपेयर अ लेआउट. कि जब आपके पास एक ज़मीन आ गई है, एक प्लॉट आ गया है, तो अब हमारे को क्या करना है, उसके लिए एक नक्शा बनाना है. उस नक्शे में क्या होगा कि हमने अभी तो पहले तो देखा कि हम कहाँ पे रहना चाहते हैं, किस सिटी में रहना चाहते हैं. वो सिटी को हमने पसंद कर लिया, उस सिटी को देख लिया. फिर उस सिटी के अंदर हमने देखा कि हमारे टाइप के लोग हैं जो हमारी सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, हमारी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वो कहाँ पर ज़्यादा मिल जाएंगे. हम उस कॉलोनी के अंदर चले गए. फिर उस कॉलोनी के अंदर हमने एक प्लॉट ले लिया. अब उस प्लॉट के ऊपर क्या हो रहा है, मकान बनाया जाएगा. तो वो मकान का जो नक्शा होता है, मैप होता है, दैट मैप इज लेआउट, बेसिकली अ ब्लूप्रिंट हाउ थिंग्स विल बी केप्ट. उस मकान के अंदर किचन कहाँ होगा, पार्किंग कहाँ होगा, कितना बड़ा पार्किंग होगा, गार्डन होगा या नहीं होगा, किधर होगा, और ड्राइंग रूम किधर होगा, बेडरूम किधर होगा, कितने रूम्स होंगे. तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, उस मैप के अंदर आ रहा है. तो सिमिलरली हम जब यहाँ फैक्ट्री का लेआउट डिसाइड करेंगे तो दैट इज नोन एज फैसिलिटी लेआउट. फैसिलिटी लोकेशन की बात की, टुडे विल टॉक अबाउट फैसिलिटी लेआउट. नाउ बिफोर वी गेट इनटू फैसिलिटी लेआउट, कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस होती हैं जो कि हमारे को फैसिलिटी सिलेक्ट करने से पहले देखनी चाहिए. दोज कंसिडरेशंस आर लाइक इनहेरेंट सेफ्टी, inherent safety, length of flow, clarity of flow, length of flow, clarity of flow. ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे को एक अच्छे लेआउट के अंदर ये चीज़ें इनबिल्ट होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि हाँ दिस लेआउट इज़ अ गुड लेआउट, दिस लेआउट इज एन एक्सेप्टेबल लेआउट. क्या क्या चीज़ें आई, इनहेरेंट सेफ्टी, लेंथ ऑफ फ्लो, क्लैरिटी ऑफ फ्लो, स्टाफ कंडीशंस, मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन, स्टाफ कंडीशंस, देन वी हैव management coordination. Then there are things like use of space and long term flexibility. Use of space and these we can say are essentials or characteristics of a good layout. So if we are making a good layout, if we are preparing a good layout, these are the essential characteristics that the layout should bear. क्या क्या characteristics हो गई है, there should be inherent safety. Inherent safety मतलब कि जो हमारा लेआउट है उसके अंदर सेफ्टी शुड बी बिल्ट इन. जैसे कि अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे जाना थोड़ा सा इनसिक्योर हो सकता है, कहीं जाना थोड़ा डेंजरस हो सकता है, वो ऐसा एरिया मार्क कर देना चाहिए कि इट इज़ अनऑथराइज्ड एक्सेस इज़ नॉट परमिटेड. जैसे कि हमने कई बार देखा होगा कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स होती हैं, उन बिल्डिंग्स का जहाँ पे बिजली का काम होता है वहाँ पे बाहर हम देखते हैं कि एक डेंजर का साइन बना हुआ होता है कि भाई वहाँ पे जो ऑर्डिनरी जना घूमने के लिए चला जाता है, कोई बच्चे की गेंद गिर जाती है तो वो वहाँ पे एटलीस्ट ना जाए.
तो वो इस तरह का एक लेआउट होना चाहिए कि देयर शुड बी इनहेरेंट सेफ्टी। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे किसी को नहीं जाना चाहिए तो उसके लिए वो एक्सेस नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर के बहुत हीट का काम हो रहा है, गर्मी का काम हो रहा है, भट्टी चल रही है, तो इट इज़ बेटर कि वहाँ पे कस्टमर्स का एक्सेस ना हो। और इवन जो हमारे वर्कर्स भी वहाँ जा रहे हैं तो वो फुल प्रोटेक्शन के साथ वहाँ पे जाएं। तो ये होता है इनहेरेंट सेफ्टी के, हमारे स्ट्रक्चर के अंदर वो सेफ्टी हो। जैसे कि हम देखते हैं कि बिल्डिंग्स के अंदर एस्केप रूट्स होते हैं कि अगर जब आग लग जाएगी, लिफ्ट तो बंद हो जाएगी बिजली जाने के कारण, तो हम देखते हैं कि एक स्टेयर्स का नेटवर्क होता है जो कि नीचे उतर रहा होता है। तो यू हैव योर प्रॉपर स्टेयर्स, लेकिन वो दूसरा एक स्टेयर्स का नेटवर्क और है जो सिर्फ फायर के टाइम में यूज़ किया जाता है। तो इस तरह का एक बैकअप प्लान हो सकता है हमारा। देन हम बाहर की बिल्डिंग्स के अंदर देखते हैं तो उनके बिल्डिंग के बाहर भी स्टेयर्स होती हैं। तो वो स्टेयर्स किस लिए है कि अगर इन केस ऑफ फायर हम अंदर से नहीं उतर पा रहे हैं, रास्ते ब्लॉक हैं, तो हम उन स्टेयर्स को यूज़ करके बाहर निकल सकें। तो जो लेआउट है उसके अंदर इनहेरेंट सेफ्टी होनी चाहिए। वो लेआउट बना हुआ इस तरह से होना चाहिए कि जो रिस्की प्लेसेस हैं वो कॉर्नर में हो, वो ऐसी जगह ना हो जहाँ से हर कोई गुजर रहा है। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स होती हैं, मॉल्स होते हैं, उनके बड़े बड़े जनरेटर रूम्स होते हैं, तो वो जनरेटर रूम्स इतने डिजर्टेड प्लेस पे होते हैं जहाँ पे जनरली कस्टमर जाएगा ही नहीं। मूवी थिएटर्स हैं, उनके जनरेटर्स लगे हुए होते हैं, बड़े बड़े जनरेटर्स, तो वो इस तरह से होते हैं कि वो उन जनरेटर्स पे एसी चलते हैं पूरे मूवी थिएटर के, लेकिन फिर वो इस तरह से लगे हुए होंगे कि जनरली जो व्यूअर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं देखने के लिए मूवी, वो वहाँ पर जाते ही नहीं। तो ये क्या हो गया कि इनहेरेंट सेफ्टी बिल्ट इन होनी चाहिए हमारे लेआउट के अंदर कि जो खतरनाक जगह है वो बाहर रहें। जैसे हम बिजली का मीटर लगाते हैं घर के अंदर, तो हम उसको बाहर क्यों लगा देते हैं कि एक तो जो भी जना रीडिंग लेने आए वो बाहर से रीडिंग लेके चला जाए। सेकेंडली कभी कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो वो शॉर्ट सर्किट घर के अंदर ना हो, वो जो गड़बड़ होनी है वो बाहर ही हो जाए। तो अगर कोई आग लगती है, कोई एक्सीडेंट होता है तो वो बाहर ही हो जाए और मिनिमल उसके अंदर हमारा डिस्ट्रक्शन हो, मिनिमम नुकसान हो। तो इनहेरेंट सेफ्टी होनी चाहिए। देन लेंथ ऑफ फ्लो। लेंथ ऑफ फ्लो मतलब जब हमारी एक फैक्ट्री होगी तो उसके अंदर मटेरियल मूव करेगा एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ। तो जब वो मूवमेंट है तो कोशिश ऐसी हो कि वो जो मूवमेंट है वो मिनिमम लेवल के ऊपर मेंटेन किया जा सके। जैसे कि अगर हमारे ये डिपार्टमेंट्स हैं, इस तरह के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, तो ऐसा ना हो कि वो जो प्रोडक्ट है वो यहां से इधर जाए, फिर इधर से इधर आए, फिर इधर से इधर जा रहा है, फिर इधर से इस डिपार्टमेंट में आ रहा है, इस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट में जा रहा है, इस डिपार्टमेंट से इधर जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है। तो ये इतना ज़्यादा घूमता ना रहे। वो लेआउट इस तरह का हो कि अगर हमारे को सब डिपार्टमेंट्स को टच भी करना है तो हम स्मूथली उन डिपार्टमेंट्स को डिज़ाइन ऐसे करें, पोजीशन ऐसे करें कि मिनिमम यहाँ से इधर आ गए, इधर से इधर आ गए, इधर से हम इधर चले गए, इधर चले गए, इधर चले गए, पैर मिनिमम मूवमेंट के अंदर हम ट्रैवल कर सकें। क्योंकि अदरवाइज सारी एनर्जी, क्योंकि एक फैक्ट्री के अंदर जब भी कुछ मूव होता है तो बहुत पावर लगती है, बहुत एनर्जी लगती है। या तो उसको कोई जना हाथ से चलाएगा या वो मशीन से चलेगी, मशीन से चलेगी तो बिजली लगेगी। तो जितना ज़्यादा मूवमेंट उतनी ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट। तो इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि हमारा लेआउट इस तरह का हो कि पावर रिक्वायरमेंट्स मिनिमम लेवल के ऊपर रह जाए। तो लेंथ ऑफ फ्लो शुड बी मिनिमम। देन देयर इज क्लैरिटी ऑफ फ्लो। क्लैरिटी ऑफ फ्लो क्या है कि क्लियरली डिफाइंड फ्लोज होने चाहिए। कोई इरेटिक फ्लोज नहीं हो कि अपने को पता ही नहीं था कि यहाँ से भी कोई सामान आ सकता है। हमारे को क्लियरली पता है कि कौन से डिपार्टमेंट से कहाँ जाना पड़ सकता है, कौन से डिपार्टमेंट से कौन से डिपार्टमेंट में कितना लोड ले जाना पड़ सकता है। तो इफ दैट क्लैरिटी इज देयर तब मैं एक अच्छा लेआउट बना पाऊंगा। अदरवाइज होगा ये कि मैं दो ऐसे डिपार्टमेंट्स तो पास रख दूंगा जिनके अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं होता है, बैर मिनिमम होता है, और कोई दो डिपार्टमेंट जिनमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है उनको हम दूर दूर रख देंगे। तो ऐसा ना हो जाए कि जहां बहुत मूवमेंट हो रहा है वो तो दूर दूर पड़े हुए हैं और जिनमें कम मूवमेंट हो रहा है वो हमने साथ रख दिया। तो देयर शुड बी अ वेरी गुड क्लैरिटी ऑफ फ्लो के कहां से कहां पे जाना है और कितना लोड जाना है। तो ये भी एक चीज की जा सकती है। तो इनहेरेंट सेफ्टी, लेंथ ऑफ फ्लो, देन क्लैरिटी ऑफ फ्लो। देन देयर इज स्टाफ कंडीशंस। अब स्टाफ कंडीशंस की जब हम बात करते हैं तो स्टाफ कंडीशंस क्या है कि आपने कोई नॉइजी जनरेटर है, कोई मशीन्स है जहाँ पे कटिंग हो रही है, दिन भर बहुत नॉइज़ हो रहा है, उसको तो रख दिया आपने किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो रेस्ट करते हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जहाँ पे वो लंच लेते हैं। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे भट्टी चल रही है, उसके पास में आपने मैस बना दिया, तो गर्मी हो रही है तो वो खाना नहीं खा सकते हैं। तो ऐसा ना हो, वो डिपार्टमेंट्स ऐसे रहें कि जो स्टाफ कंडीशंस हैं वो प्लेजेंट बनी रहे दिन भर।
कि अगर धूप भी आनी है तो वो इस तरह से आए कि जहाँ पे वो लाइट का काम कर सके, ऐसा ना हो कि वो धूप हमारे को पसीना पसीना करके थकान कर सके। स्टाफ कंडीशंस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम लें तो लेआउट्स के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर ये वेंटिलेटर्स टाइप के बने हुए होते हैं। जनरली फैक्ट्रीज के अंदर विंडोज़ नहीं होती हैं, हमारे जो होम के लेवल पे विंडोज़ होती हैं उस पर। घर में तो हमारे क्या होता है 6 फुट के अंदर अंदर विंडोज़ होती हैं, लेकिन अगर हम फैक्ट्रीज़ को देखें जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है तो वो जनरली क्या करते हैं, इस लेवल की विंडोज़ को अवॉइड करते हैं। रादर ये विंडोज़ क्या होती हैं, बहुत हाई होती हैं। उसका कारण क्या है कि जैसे ही ये हमारे लेवल पे होंगी तो इनसे आने वाली धूप क्या होगी, मुझे लगेगी। अब जब धूप लग रही है या मैं इस लेवल पे काम कर रहा हूँ और सामने से खूब धूप आ रही है तो आंखें थकती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो भी हमारा रोशनी के लिए बनाया विंडो बनाया, विंडो किस लिए होता है, या तो रोशनी आएगी या हवा आएगी। तो फैक्ट्रीज के अंदर इन विंडोज़ को क्या कर दिया जाता है, खूब ऊपर उठा दिया जाता है। रूफ्स भी बहुत ऊपर होती है जिससे कि होने वाली नॉइज़ डिसिपेट हो सके, ऊपर जा सके। एंड सेकेंडली वो जो हमारा एरिएशन के लिए, लाइटिंग के लिए है, वो भी बहुत ऊपर होता है। तो उससे होगा ये कि हमारे को एरिएशन और लाइटिंग तो मिल जाएगी, लेकिन वो जो लाइट आ रही है वो सीधी आंखों में नहीं आएगी। तो इतनी ऊपर से लाइट आ रही है तो हमारे फैक्ट्री में, प्रेमाइसिस में तो रोशनी हो गई, लेकिन वो आंखों में नहीं आ रही है। हवा भी चल रही है, थोड़ा एरिएशन भी बना हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि धूप आ रही है मुंह के अंदर, आंखों के अंदर। तो इस तरह की कंडीशंस का हम ध्यान रख सकते हैं। जनरेटर्स हैं, नॉइज़ मेकिंग मशीन्स हैं, उनको कोशिश करें कि हम जहाँ पे हमारी मेन पॉपुलेशन होगी, मेन एम्प्लॉयज़ होंगे, जहाँ पे भीड़ होगी, उससे दूर रखें। अदरवाइज दे विल गेट टायर्ड। कान में जोर से शोर आता रहेगा तो सिर दर्द होने लग जाएगा, गर्मी आती रहेगी तो पसीना बह बह के थकान हो जाएगी। तो आइदर वे स्टाफ कंडीशन शुड बी मेंटेन्ड एट अ वेरी कंफर्टेबल लेवल, जिससे कि वो आदमी सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे सके। हमने देखा होगा कि आजकल हमारे जो ये क्लासरूम्स होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के क्लासरूम्स होते हैं, उनके अंदर एसीज लगा दिए जाते हैं। टू एन एक्सटेंट वो एसी इसलिए लगा दिए जाते हैं कि मार्केटिंग हो जाएगी, एडवर्टाइजिंग का पॉइंट है वो। बट देन उन एसीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है कि वो हमारे को इतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दें कि जब हम क्लास में बैठे हैं और पढ़ रहे हैं तो हम हवा ना करते फिरें। क्योंकि अगर बहुत गर्मी का टाइम है, मानसून का टाइम है, ह्यूमिड टाइम्स है, बरसात नहीं आ पा रही है, तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी गर्मी लग लग के। तो ऐसे में क्या होता है, जब वो एसीज़ होते हैं तो एटलीस्ट हमारा गर्मी से ध्यान हट गया। जब प्रॉपर लाइटिंग होती है क्लासरूम के अंदर तो एटलीस्ट हमारा ये ध्यान हट गया कि मैं उधर बैठ जाऊँ, मैं इधर बैठ जाऊँ, मैं कहीं पर भी बैठा हूँ, मेरे को बोर्ड क्लियरली दिख रहा है, मैं अच्छे से लिख सक रहा हूँ, मेरे को ठंडी हवा मिल रही है। तो अब मेरा ध्यान सारा कहाँ है, जो मेन काम है, दैट इज़ पढ़ाई। इसलिए क्या होता है, स्टाफ कंडीशंस का भी ध्यान रखना चाहिए, उस लेआउट के अंदर इनबिल्ट होना चाहिए। हम लाइट्स लगा करके कितना कर लेंगे, इससे तो बेटर ये हो कि हम वो पूरा जो रोशनदान है ऊपर बना दें। फैक्ट्री अगर हमने देखी है तो ऐसी देखी होगी कि बहुत ऊंची हाइट के उसके दीवार होती है और फिर थ्रू आउट उसमें रोशनदान लगे हुए होते हैं। घर की खिड़की की तरह नहीं होता है कि छोटा सा एक रोशनदान है, वो पूरी दीवार पे लिटरली रोशनदान लगा दिए जाते हैं जिससे कि भरपूर हवा आए, भरपूर लाइट आए। तो जहां तक हो सके दीज थिंग्स शुड बी बिल्ट इनटू लेआउट। हाँ, अब यहाँ पे जो हमने सेफ्टी की बात की, तो सेफ्टी के लिए आप ये भी कर सकते हो कि फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा दिए। बट फायर एक्सटिंग्विशर तो तब काम आएगा जब मैं उस तक पहुंच सकूंगा। लेकिन अगर मेरे लेआउट में ही कुछ ऐसा है कि जब ये फायर लगेगी भी तो स्प्रेड ना हो पाए, जैसे कि हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी स्विच को, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, जनरेटर रूम को बाहर कर दिया, बिल्डिंग से बहुत दूर कर दिया, कॉर्नर में डाल दिया। तो उस कॉर्नर में डालने से क्या हो गया कि अगर वहां पे समथिंग गोज रॉन्ग तो वो बैर मिनिमम डिस्ट्रक्शन के अंदर सब कवर हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हमारी तरफ नहीं आएगा। और जब हम सेफ होंगे तो हम जाकर के उसका भी बचाव कर सकते हैं। तो जहां तक हो सके दीज थिंग्स शुड बी बिल्ट इन टू लेआउट। ऐसा नहीं है कि आपने अपना घर बना लिया, अपनी बिल्डिंग बना ली, फैक्ट्री बना ली और फिर इन चीज़ों को ठीक करने के लिए कहीं पे तो लाइट लगा दी, कहीं पे फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा दिए। ये चीज़ें यूज़ होंगी, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो, जैसे हम पुराने महल देखते हैं, पुराने कॉलेजेस देखते हैं, पुराने ऑफिसेस देखते हैं, उनकी रूफ्स इतनी ऊंची कर दी जाती थी बिकॉज बहुत ज़्यादा ऊंची रूफ कर देने से क्या हो जाता है कि इट एक्ट्स एज अ नेचुरल कूलेंट। जो गर्मी हमारे ऊपर छत से भी आ रही है वो नीचे तक ट्रैवल नहीं कर पाती और रूम की भी जो गर्म हवा है उसके पास ऊपर उठने के लिए जगह होती है। तो इसलिए पुराने टाइम्स में हम देखते हैं कि रूफ्स इतनी ऊपर होती थी क्योंकि वो नेचुरल एयर कंडीशनिंग होती थी। तो जहां तक पॉसिबल हो थिंग्स शुड बी बिल्ट इनटू लेआउट। नहीं होगी तो फिर हम देखेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब उसको करेंगे। तो इनहेरेंट सेफ्टी, लेंथ ऑफ फ्लो, क्लैरिटी ऑफ फ्लो, स्टाफ कंडीशंस अच्छी मेंटेन रहें जिससे कि वो ऑप्टिमली काम कर सकें। देन मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या है कि इस तरह का हमारा लेआउट होना चाहिए कि जिसमें या तो हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपरली एनेबल्ड हो, जैसे कि हमने देखा होगा कि वॉकी टॉकीज लेके घूम रहे होते हैं
कि गेट पे एक वॉकी टॉकी है, अंदर गोडाउन पे एक वॉकी टॉकी है। तो जैसे ही वो गेट से एक गाड़ी भेजता है, पार्किंग के अंदर देखा होगा आपने कि अगर कोई पार्किंग ऐसी है जिसमें एंट्रेंस ऐसी है कि एक ही गाड़ी निकल सकती है, तो दोनों जगह या तो वॉकी टॉकी होगा या फिर सीसीटीवी होगा, जिससे कि यहाँ से जब गाड़ी रिलीज़ की जाए तो हमारे को पता हो कि ऊपर से कोई गाड़ी नहीं उतर रही है। क्योंकि अगर ऊपर से कोई स्लोप से गाड़ी उतर रही है अंडरग्राउंड पार्किंग में और इधर से भी गाड़ी आ गई तो दोनों ही अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन कि अगर दूर है तो हम कम्युनिकेट कर सकें, हम उनको देख सकें, हम उनसे बात कर सकें, ईजी कोऑर्डिनेशन उनके बीच में बना रह सके। दिस बिकम्स मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन। देन देयर इज यूज ऑफ स्पेस। यूज ऑफ स्पेस मतलब जितनी जगह हमारे पास अवेलेबल है उसको ऑप्टिमली यूज किया जाए। हम देखते हैं कि हम अपना घर का नक्शा खुद बना लेते हैं और फिर किसी और के यहाँ जाके हम देखते हैं कि उसका प्लॉट भी हमसे छोटा था लेकिन उसका घर भी स्पेशियस लग रहा था। कार्स को हम देखते हैं कि आजकल कार्स छोटी होती जा रही हैं लेकिन अंदर से वो स्पेशियस होती जा रही हैं। ये क्या है? यूज ऑफ स्पेस। कि एक अच्छी डिजाइन हो, एक आर्किटेक्ट से अगर मैं डिजाइन कराता हूं अपना लेआउट तो वो मेरे को कम जगह के अंदर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस दे देगा। हम जब घर बनाते हैं, अपना नक्शा अपने आप बनाते हैं तो बहुत बार बहुत जगह वेस्ट कर देते हैं, जबकि वो ऑप्टिमली हमारे को यूटिलाइज करके देगा। तो यूज ऑफ स्पेस, जितनी भी स्पेस है, हाँ अगर हम छोटी जगह पे हैं जहाँ पे लैंड सस्ती है तो यू कैन हैव एम्पल स्पेस, लेकिन अगर आप किसी महंगी जगह चले गए हैं, डेवलप्ड सिटी के अंदर चले गए हैं, दिल्ली बॉम्बे के आसपास चले गए हैं, लैंड इज़ वेरी कॉस्टली। तो इन सच केस व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू मेक यूज ऑफ दिस स्पेस वेरी एफिशिएंटली। तो बेटर है कि हम ऐसे एक्सपर्ट्स को लाएं और फिर वो हमारे को बताएंगे कि कैसा हमारा मैप, कैसा हमारा नक्शा सही रहेगा इस चीज़ के लिए। देन देयर इज लॉन्ग टर्म फ्लेक्सिबिलिटी। लॉन्ग टर्म फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि आज जैसा भी हमने लेआउट बनाया है, घर के अंदर भी हम देखते हैं, हम जब भी एक घर बना लेते हैं फिर 5 साल 7 साल के अंदर हम देखते हैं कि नहीं ये थोड़ा सा ऐसा था तो हम थोड़ा सा पार्किंग को एक्सटेंड कर लेते हैं, गार्डन थोड़ा छोटा कर देते हैं, कोई 2 रूम्स के बीच में गेट नहीं था वहाँ गेट निकलवा देते हैं, कोई 2 रूम्स के बीच में गेट इधर था उस गेट को बंद करके दूसरी जगह गेट निकाल देते हैं। तो ये लेआउट्स के अंदर चेंजेस चलते रहते हैं। तो ये जो लॉन्ग टर्म फ्लेक्सिबिलिटी है, दिस शुड बी बिल्ट इनटू द लेआउट। जैसे कि आजकल हमने कभी ध्यान दिया होगा जो मॉल्स बनते हैं, पहले क्या होता था, जो भी कंस्ट्रक्शन होता था वो एक फ्लोर का कंस्ट्रक्शन होता था, फिर उस पर रूफ आती थी, फिर उस पर एक और फ्लोर का कंस्ट्रक्शन होता था, फिर उस पर एक रूफ आती थी। जबकि आजकल अगर हमने देखा हो तो ये जो मॉल्स बनते हैं किस तरह से बन जाते हैं, पिलर्स उठाए जाते हैं आरसीसी के, तो चारों तरफ खूब सारे पिलर्स उठा दिए जाते हैं और उनके ऊपर एक फ्लोर डाल दी जाती है। अब क्या हुआ कि मेरे ऊपर उनके ऊपर एक रूफ डाल दी जाती है, फिर वापस से वो जो नीचे से पिलर्स आ रहे हैं उनको और ऊपर ले जाया जाएगा। यू हैव पिलर्स 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 और इनके ऊपर आ जाती है एक रूफ, फिर इन्हीं पिलर्स के ऊपर और पिलर्स निकाल दिए जाते हैं, एक रूफ, पिलर्स के ऊपर और पिलर्स आ रहे हैं। तो व्हाट दे आर डूइंग इज कि पिलर्स के ऊपर रूफ्स लगाते जा रहे हैं। अब क्योंकि उन्होंने नीचे कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया है तो दे हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि वो किसी भी तरह का पार्टीशन कर सकते हैं। आजकल लाइट वेट पार्टीशन आते हैं, तो एक जगह हो सकता है वो पार्टीशन ऐसा होगा, एक जगह वो पार्टीशन, क्योंकि रूफ का वेट तो सारा कहाँ आ रहा है, पिलर्स के ऊपर आ रहा है। बीच में हमारे पास आजकल एल्यूमिनियम पार्टीशंस वगैरह हो जाते हैं, तो हमने जो ऑफिस बनाया तो किसी में छोटा रूम बन सकता है, किसी में बड़ा रूम बन सकता है। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ट इन है कि बाद में भी आपको अगर चेंज करना पड़ा तो आप कर सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि पहले क्या होता था कि जब एक बिल्डिंग बनाई जाती थी तो बीम सिर्फ कहाँ दी जाती थी, विंडोज़ के ऊपर और डोर्स के ऊपर। बीम मतलब क्योंकि अगर यहाँ पे हम दीवार बना रहे हैं, ये तो दीवार बन गई हमारी, अब यहां पे क्या आ गया, एक दरवाजा आ गया, ये दरवाजा आ गया। अब इससे ऊपर जब हम दीवार बनाएंगे तो यहां तो देयर आर नो इश्यूज, दीवार के ऊपर यू कैन रेज अ दीवार, वॉल आ सकती है। लेकिन यहां पे अगर मैं दीवार लगानी शुरू कर देता हूं तो उस पूरी दीवार का वेट कहां आएगा, इतनी सी लकड़ी पे, तो ये तो बड़ा गड़बड़ काम हो जाएगा। तो पहले क्या किया जाता था, पहले यहां पे एक बीम दे दी जाती थी। बीम क्या होती थी, बेसिकली कोई पत्थर हो सकता था या कोई एक छोटा सा आरसीसी का स्ट्रक्चर बना दिया जिससे कि वो इधर की दीवार से लेकर के इधर की दीवार तक आ जाए। तो बिकॉज इट इज रेस्टिंग ऑन बोथ, तो इसका मतलब सारा वेट कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है और इधर आ रहा है। तो इसका मतलब इन ब्रिक्स का वेट जो है वो बीम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया और डोर क्या हो गया, आपका वेट से फ्री हो गया। पहले ये होता था। लेकिन अब इस केस में क्या होगा कि अगर मेरा मन हो गया कि मैं यहां पे एक विंडो निकाल लेता हूं, इधर एक विंडो बनाई जाए,
तो वो विंडो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि अगर इधर विंडो बनाने के लिए हमने ब्रिक्स निकाल दी तो ये जो ऊपर वाली ब्रिक्स हैं ये नीचे गिर जाएंगी, इनका वेट कहीं तो जाएगा ही। इफ़ आई स्टार्ट पियर्सिंग देम, यहाँ से अगर तोड़ दिया जाए, हटा दी जाए ब्रिक्स, तो क्या होगा, ये वाली ब्रिक्स नीचे आ जाएंगी। अब इस मॉडल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए क्या किया गया, आजकल आपने देखा होगा पूरी दरवाजे की लेवल के ऊपर बीम डलवा दी जाती है, तो सारी विंडोज सारे डोर्स एक ही लेवल के ऊपर होते हैं। अब आपको कहीं पे भी विंडो निकालनी है, यहां पे एक दरवाजे को बड़ा करना है, नो इश्यूज, आप इन ईंटों को निकलवा दीजिए, आपका दरवाजा बड़ा हो जाएगा। रीजन बीइंग, ऊपर की ईंटों का जो वेट है वो नीचे की वॉल पे नहीं आ रहा। दिस इज लॉन्ग टर्म फ्लेक्सिबिलिटी, कि हम कभी भी कोई भी ऑल्टरेशंस करनी चाहें तो ऐसा ना बंध जाए कि नहीं अब तो इसके अंदर चेंजेस नहीं हो सकते। वी ऑलवेज हैव दैट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन आर लेआउट। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि इनहेरेंट सेफ्टी, लेंथ ऑफ फ्लो, क्लैरिटी ऑफ फ्लो, स्टाफ कंडीशन, मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन, यूज ऑफ स्पेस, लॉन्ग टर्म फ्लेक्सिबिलिटी। एक और चीज़ रह गई, दैट इज एक्सेसिबिलिटी। व्हाट इज एक्सेसिबिलिटी? एक्सेसिबिलिटी हुई कि कभी कोई मशीन खराब हो गई जो कि बहुत बल्कि मशीन है, तो जब हमारी फैक्ट्री नई बन रही थी तो चारों तरफ से खुला पड़ा था, हमने कहीं से भी कोई भी क्रेन ला करके और उस मशीन को वहाँ पे रखवा दिया। अब ये मशीन ख़राब हो गई, इसको रिपेयर होने के लिए जाना ही पड़ेगा, ये यहाँ पे नहीं हो सकती। तो जब हम इस रूम के बाहर भी कुछ बना देंगे तो फिर वो क्रेन कहाँ से आएगी? तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी, कि उस फैक्ट्री का, उस लेआउट का कोई भी जगह हो वो ईजिली एक्सेसिबल हो, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का लोड वहाँ है। अगर एक हैवी मशीन है तो यू शुड टेक केयर कि वहाँ पे एक ऐसी क्रेन पहुँच सके, एक ऐसी मशीन पहुँच सके जो कि इस हैवी मशीन को उठा सके। अब वो जनरेटर्स आते हैं आजकल, हमने देखे होंगे साइलेंट जनरेटर्स होते हैं बैंक्स के बाहर, होटल्स के बाहर। वो साइलेंट जनरेटर आपने बना दिया और उसके चारों तरफ कमरे आ गए। कमरे नहीं आए तो भी थोड़ी थोड़ी दूर, 6 फुट दूर आपने एक दूसरा कमरा लगा दिया, इधर 6 फुट दूर एक दूसरी बिल्डिंग बन गई, इधर 6 फुट दूर कुछ और आ गया। तो वो जनरेटर तो अभी स्पेशियस है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उस जनरेटर तक मशीन नहीं पहुंच सकती जो मशीन उसको लेकर के बाहर जा सके। तो ये तो क्या हुआ, हमने तो फंसा दिया उस जनरेटर को। हमारा जनरेटर, ये हमारा होटल था, हमने उस जनरेटर को यहाँ रख दिया बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ कि जिसका यहाँ पे होटल था उसने यहाँ पे होटल बना लिया, फिर यहाँ पे किसी ने अपना एक शॉप बना लिया, मॉल बना लिया, और फिर यहाँ पे फिर से कुछ बन गया। तो अब वो पड़ा है तो स्पेशियस है, शाफ्ट के अंदर पड़ा है, नो इश्यूज, खुली जगह है और अपनी जगह है। बट अगर इसमें कुछ गड़बड़ होती है तो हम यहाँ पहुँच नहीं सकते, क्योंकि हम चारों तरफ से क्या हो गए हैं, अब पैक हो गए हैं। तो एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जहाँ भी जो तरह की चीज़ है वहाँ वो चीज़ एक्सेसिबल हो। जैसे कि आजकल हम सब बिल्डिंग्स के अंदर देखते हैं, वो एक रैंप बनाया जाता है कि अगर कोई जना ऐसा है जो व्हील चेयर के ऊपर आ रहा है तो अगर स्टेयर्स हैं तो वो नहीं जा पाएगा। तो हर बिल्डिंग में, होटल में, रेस्टोरेंट के अंदर और स्कूल कॉलेज के अंदर, शॉप्स के अंदर कोशिश की जाती है कि एक रैंप बनाया जाए, जिससे कि जो सीढ़ियाँ नहीं चल पा रहा है, स्टेयर्स नहीं चढ़ पा रहा है, वो उस रैंप के थ्रू जा सके। तो देयर शुड बी बिल्ट इन एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि कोई भी जना आ तो सकता है, कोई स्टूडेंट आ सकता है, कोई कस्टमर आ सकता है, तो ऐसा ना हो कि वो एक्सेसिबल एरिया ना हो। अगर उस स्टूडेंट का यहाँ काम है, अगर कस्टमर का इस पर्टिकुलर शॉप में काम है, तो वो यहाँ पहुँच सकना चाहिए। दिस इज नोन एज एक्सेसिबिलिटी। तो ये कुछ चीज़ें हुई जो हमने आज देखा कि इसेंशियल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लेआउट। इन सब चीज़ों को हम अपने घर के अंदर भी देख सकते हैं कि जब हम घर बनाते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इनहेरेंट सेफ्टी होनी चाहिए, लेंथ ऑफ फ्लो होना चाहिए, गेस्ट रूम जो होता है, ड्राइंग रूम जिसको कहते हैं, वो एकदम घर के बाहर की साइड होता है, जिससे गेस्ट आएगा और वहाँ से चला जाएगा। क्यों गेस्ट को हम इतना दूर लाएंगे, अंदर लाएंगे पूरा घर घुमा के? तो वो क्या चीज़ है, लेंथ ऑफ फ्लो, कि मिनिमल लेंथ। वहाँ पे हमारे को क्लैरिटी ऑफ फ्लो भी थी कि भाई जो गेस्ट आता है वो इतनी ही देर के लिए आता है, उसको घर से कोई काम नहीं होता है, वो मिलने आता है तो वो यहीं बैठेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। वहीं कोई ऐसा गेस्ट है जिसको कि खाना भी खाना होता है हमारे साथ, शाम का खाना भी होगा, 2 दिन यहाँ रुकेगा भी, तो फिर उसके लिए हमारा अंदर कोई गेस्ट रूम होता है जहाँ पे बेड वगैरह भी होगा, तो यू कैन हैव। हाँ, अब वो जो गेस्ट रूम है वो हो सकता है हमारे रूम से थोड़ा अलग हो, क्योंकि वहाँ हर कोई हमेशा तो रहता नहीं है, कभी कोई गेस्ट आया है तो उस रूम को ओपन कर दिया हमने। अदरवाइज हम जो लोग हैं वो क्या है, आसपास के 2 रूम्स के अंदर, 3 रूम्स के अंदर रह रहे हैं। तो दिस इज क्लैरिटी ऑफ फ्लो, लेंथ ऑफ फ्लो, कंडीशन, स्टाफ कंडीशंस की जगह फैमिली मेंबर्स कंडीशंस हो जाएंगी। तो हम ये देख सकते हैं कि ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेआउट हैं जो मेरे लिए भी लगती हैं
फैक्ट्री के लिए भी लगती हैं, हर किसी के लिए लगती है। तो दीज आर सर्टेन एसेंशियल्स दैट वी शुड टेक केयर while designing our layout. Now next time when we meet, we'll talk about types of layouts. This was what should be taken care of in layouts. Next time when we meet, we'll talk of types of layout. What are different types of layouts? So this was it for today's lecture, and thanks for watching. Bye bye, take care.